नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जब आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हुई जिससे हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए एक महीने तक। तो दोस्तों, अब हम वीडियो लेकर कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। और इसमें आप टिक टिक एंड्रॉयड मीडिया ऐप के बारे में आप जान पाओगे। ये सोर्स कोड कैनन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि $43 की है, जिसको आप एंड्रॉयड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो वर्जन आते हैं, एक रेगुलर वर्जन और एक एक्सटेंडेड लाइसेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वाटर मार्क अगर आपको वीडियो में चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा एक्सटेंडेड लाइसेंस है, जिससे $99 की कॉस्ट आपको पड़ती है। बट अभी मैंने $99 नहीं यूज़ किया है, बट यहाँ पे मैंने सपोर्ट में देखा कि उन्होंने कहा है कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसमें और फीचर्स आ सकते हैं। बाकी जितनी मुश्किलें आती हैं, जो इसमें अच्छाई है, जो बुराई है, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस ऐप को आपको कैसे कस्टमाइज करना है और कैसे प्ले स्टोर में पब्लिश करना है, साथ में एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या बदलाव करने होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसके पहले हम इसको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐप्स बनाना बड़ी बात नहीं है, ऐप्स को रेगुलर चलाते रहना बड़ी बात है। वहाँ पे जो बग है उन वो ना आए, उनको फिक्स करते रहना ज़रूरी है। तो अगर आप केवल एक ऐसा चाह रहे हो कि हम इस सोर्स कोड को खरीदें और एक्सपोर्ट कर दें एक एपीके फाइल और अपना सा एक छोटा सा एडमिन पैनल बना सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, चलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस होगी वो आपको पता चलेगा जब आपका यूज़र आप पे एक नेगेटिव कमेंट अच्छे अच्छे भर के देगा, क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि आप अपने यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली ऐप्स बना के दो। तो यहाँ पे जब ये सारी बातें आती हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, और वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। और हमने जो अभी तक पाया है, मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पाया, लेकिन इस एक महीने में क्योंकि ये ऐप्स मेरे पास लगभग 1 मंथ हो गया, मैंने इस सोर्स कोड को खरीदे। मैंने इसको तकरीबन 4 से ज़्यादा अच्छी अच्छी होस्टिंगों पे इस्तेमाल किया, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, कितना रैम और कितना सीपीयू होना चाहिए। तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल तरीके से सर्वर रिक्वायरमेंट आपको दिखेगा। सर्वर रिक्वायरमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 कोर प्रोसेसर दिखा है, और उसके बाद में 8 या 16 जीबी की रैम आपके पास होनी चाहिए। अब इतना महंगी होस्टिंग, आप 4 कोर प्रोसेसर प्लस 8 जीबी रैम, आप देखिए कितना पड़ेगा। तकरीबन 50 से $50 मिनिमम स्टार्ट होगा आपका। तो 40 से $50 आपका मिनिमम अगर आप डिजिटल ओशियन से लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है आपकी होस्टिंग। बट इसको भी कैसे आप अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और भी कम से कम बजट में, यानी आप $15 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो $5 में भी इस ऐप्स को कस्टमाइज करके रन करा सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि जब वीडियो प्ले होगा तो यूज़र को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप चाहें तो शेयर्ड होस्टिंग का भी सर्वर चेक कर सकते हैं। कई लोगों ने वीडियो बनाया भी होगा जिसको आपने देखा होगा, उसमें शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल किया गया, बट यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग नहीं चलेगा। ये यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है। अगर वो चल भी जाता है तो आपका भाग्य है, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करने वाला है, फिर यूज़र्स आपको निगेटिव मार्क देना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको बीपीएस लेना है, और बीपीएस में क्या क्या लेना है वो आप सर्वर में पढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किया गया है, आपके पास एक बीपीएस या क्लाउड होस्टिंग होना चाहिए, यानी एक ऐसी होस्टिंग होना चाहिए जिसके सीपीयू को, उसकी मेमोरी को आप इंक्रीज कर पाओ। साथ में आप उसका एडमिन पैनल होना चाहिए जिस पे आप कमांड रन कर सको। कमांड में क्या, कौन सी ऐसी चीज है जिसको रन करना है, एक एमपीजीई फाइल आती है, और ये 75 MB की लाइब्रेरी फाइल होती है, जो MP4 या मीडिया को रन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, कन्वर्ट करने में। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये रहेगी, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है केवल और केवल बीपीएस। अब लेकिन बीपीएस इस्तेमाल करेंगे तो एडमिन पैनल में प्रॉब्लम होगी, पीएचपी भी हमें चाहिए, एसक्यूएल डेटाबेस भी चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं ताकि
इन फ्यूचर में हम अपने यूजर्स को एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करवा पाए ऐप्स के माध्यम से, ताकि यूजर को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन अब ये भी बात जान लीजिए कि इस ऐप्स के सोर्स कोड में जितनी सारी चीज़ें हैं, उतनी ही सारी चीज़ें, उतने ही फीचर्स अवेलेबल होंगे, बट इसमें बग नहीं है। अगर इस सोर्स कोड में जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो वैसे ही आपका ऐप्स रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इन्होंने जो सोर्स कोड दिया है उसमें कैसे एक अच्छा ऐप्स आप रन करा सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल टिकटॉक की तरह मुझे दिखता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंडली टिकटॉक के साथ कभी रहा नहीं और मैंने केवल फेसबुक वगैरह वीडियो देखे हैं। लेकिन इस सोर्स कोड को कैसे कस्टमाइज किया जाएगा, कैसे सब कुछ किया जाएगा, ये मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने चर्चा जो की है वो हमने किया है कि सीपीयू के बारे में, साथ में प्रोसेसर के बारे प्रोसेसर यानी सीपीयू के बारे में, प्लस रैम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आना पड़ता है और इस वेबसाइट में आने के बाद आपको बाई करना पड़ता है, और बाई के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने डाउनलोड पैनल से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको डॉक्यूमेंट के साथ पूरा कंप्लीट डाउनलोड करते हैं। अराउंड आप देखेंगे कि 50 MB की फाइल है। हमने एक फंटूस नाम का हमने फोल्डर बना लिया है और उसी में हम इसको करते हैं। अराउंड आप देखेंगे 90 MB का ये टोटल फाइल आपको दिखेगी। अब जब तक ये डाउनलोड होती है, हम इसके विषय पे चर्चा करते हैं, अपने होस्टिंग के बारे में, और हम इन सब को काट देते हैं। यानी अब हमें सोर्स कोड के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम ऑन रखेंगे अपने index.html को। आगे बढ़ते हैं। पहली मैं रिकमेंडेड होस्टिंग करता हूँ जिसका नाम है डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशियन क्यों जरूरी है, इसके भी बारे में आप जान लीजिए। डिजिटल ओशियन इसलिए जरूरी है कि इससे अच्छा और इससे सस्ता शायद ही आपको मिल पाए। आप चाहेंगे तो गूगल क्लाउड या AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिजिटल ओशियन के साथ जाएं। डिजिटल ओशियन में आप सिंपल तरीके से कैसे ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे और कैसे आप रन कर पाएंगे, ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में बताया। इसकी प्रीवियस वाले 2 वीडियो में साइबर पैनल का इस्तेमाल करना बताया था, और इस वीडियो में भी मैं साइबर पैनल के माध्यम से ही बताऊंगा कि कैसे आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको साइन अप होना पड़ेगा, जस्ट $5 से आप साइन अप हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको और रिकमेंड की जरूरत होगी, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप होते हैं तो आपको मिलेगा $100 की क्रेडिट, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो चलिए, यहाँ पे जहाँ पे आप होस्ट भी कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, यहाँ पे सिंपल तरीके से जब साइन अप हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का पैनल होगा। यहाँ से फिर आपको क्रिएट करना है ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट जैसे ही क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे आप CentOS का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में Ubuntu का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो CentOS है 7.8, मैं CentOS को उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे Ubuntu के साथ काम करूंगा। लेकिन हम ज़्यादा काम क्यों करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइबर पैनल में एक इमेज क्रिएट करके दिया है Ubuntu पे, और जिसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिससे हमारा PHP भी और उसके साथ में सर्वर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इंस्टॉल होके हमें ऑलरेडी मिल जाएगी, जिससे हमें ना तो SSL में, ना तो डेटाबेस में, और ना ही हमारे पास जो फाइल मैनेजर वगैरह होता है एकदम उसकी कोई परेशानी होगी। जस्ट हमारा एकदम कम्प्लीटली सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें सब सिंपल तरीके से कहाँ जाना है, अपने मार्केट प्लेस में जाना है। मार्केट प्लेस में जाने के बाद सर्वर कौन सा इस्तेमाल करना है वो हम आप पे चर्चा करते हैं। ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया था, यहाँ पे मार्केट प्लेस पे देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है ब्लॉग एंड फोरम पे, क्योंकि जो ये पैनल है यहाँ पे चाहे तो आप WHM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन WHM का इस्तेमाल करते हैं तो आपको $70 के आसपास जो सी पैनल की कॉस्ट होगी, 30 डेज या 15 डेज के लिए आपको फ्री मिलता है, उसके बाद में आपको फीस चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर यहाँ पे दोस्तों जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं Ubuntu, साथ में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाएगा 20.04, और साथ में हमारा साइबर पैनल का लेटेस्ट वर्जन 2.0.21 भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं, जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप इंटर सर्वर का लेना चाहें तो इंटर सर्वर की होस्टिंग जरूर चूज कर सकते हैं। एक अच्छा खासा विकल्प हो सकता है आपके लिए। 3 मंथ
का एक स्पेशल प्लान चल रहा है, लेकिन यहाँ पे VPS आप करिएगा, आप शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल मत करिएगा। चाहे तो कर सकते हैं, बट जब यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में एरर्स आएगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो फिर से आपको VPS पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्लाइस जो भी चुनना है, यहाँ पे 2 GB रैम 4 GB रैम जो भी चुनना है, तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि मिनिमम 4 GB तो चाहिए ही। तो इस तरीके से आप 4 GB से आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू या सेंटोस के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइबर पैनल इंस्टॉल करना है तो साइबर पैनल के डॉक्यूमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप साइबर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप $4 के 4 GB रैम के साथ जाते हैं तो 24 का आपका पड़ेगा। बिलिंग जो होगी वो 24, यानी यहाँ पे दोस्तों आपको $6 पर GB रैम के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो इसका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस VPS के बारे में नहीं, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपने स्पेशल साइबर पैनल के बारे में। यहाँ पे हमें करना है ड्रॉपलेट क्रिएट करना है। ड्रॉपलेट क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है और आपका ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सामने आएगा जहाँ पे आप ये साइबर पैनल इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि और सारी होस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी रन कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो मैंने ये बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दिया। ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल करता है तो उसका परफॉर्मेंस अदर से ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है 4 CPU के बारे में चर्चा की है, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखेंगे CPU ऑप्टिमाइजेशन तो $80 पर मंथ का आपका बजट आने वाला है। उसके बाद में अगर आप जर्नल पर्पज में देखेंगे तो 2 CPU के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 CPU ही इस्तेमाल करते हैं और 8 GB के साथ करते हैं, $60 कॉस्ट पड़ने वाली है। यहाँ पे हम मिनिमम से मिनिमम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप तो बेसिक शेयर्ड CPU में इस्तेमाल करते हैं तो 8 GB का जो आपका $40 का पड़ने वाला है। साथ में अगर लेकिन यहाँ पे हम आपका पैसा बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि अभी 2 GB से आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो 2 GB रैम के साथ 2 CPU के साथ आप इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाली है वो $15 आपका पर मंथ पड़ने वाला है। अदरवाइज तो आप $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो चेक करके इंक्रीज करते जाना, जिसमें आपका बेटर लगे वैसे कर लेना। रैम को आप चाहो तो यहाँ पे 3 CPU कर सकते हो, तो इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे 2 GB रैम भी रखता हूँ और 2 कोर CPU भी रखता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लॉक्स स्टोरेज वगैरह जितना चाहिए आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको और सारी मेमोरी चाहिए तो उसको बाद में भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको सर्वर लोकेशन आप जाहिर सी बात है इंडिया से हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा CDN फास्ट हो, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना बेंगलोर का। और उसके बाद में यहाँ पे हमें एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है। अब स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड कौन सा डाल दिया जाए, तो यहाँ पे हम ऐसे ही एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा क्रिएट करते हैं और उसके बाद में जो भी बन जाएगा। और तो दोस्तों इस तरीके का हमने एक पासवर्ड बना लिया है सजेशन से माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा एक पासवर्ड हो गया क्रिएट। और उसके बाद में आप चाहो तो इसके ड्रॉपलेट्स का नाम वगैरह सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम साइबर पैनल टिक दे देते हैं क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी मत करिए। आपको अगर बैकअप इनेबल करना है तो $3 एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, बट 1 वीक में 1 मिलता है। तो हमेशा जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको 4 से 5 जो है आपको बैकअप वीकली वाइज आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉपलेट्स करते हैं क्रिएट। जब तक ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाता है तब तक हम करते हैं वेट। दोस्तों हमारा ड्रॉपलेट जब तक क्रिएट होता है तब तक हम अपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमने कोड कैनन की वेबसाइट से यहाँ से लिया है। दोस्तों जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको कई सारे फोल्डर्स मिलेंगे और जिसके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि इस फाइल में आपको क्या मिलता है। ऑलरेडी हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया तो इसको हटा देते हैं। आपको मेन यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करना है जो कि मेनली है 26 जुलाई का फाइल है। इसका मतलब ये इन्होंने 26 जुलाई को इसको अपडेट किया है। यहाँ पे एडमिन पैनल मिलता है, बिल्कुल इसको भी हम अपने होस्टिंग में यानी अपने सर्वर में इस्तेमाल करेंगे। साथ में यहाँ पे एंड्रॉयड सोर्स कोड मिलता है। एंड्रॉयड सोर्स कोड में ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है जो टिक के नाम से है। साथ में डॉक्यूमेंटेशन है। PHP API के अंदर देखें तो इन्होंने एक SQL डेटाबेस दिया है, मात्र 13 KB का है। ये भी जरूरी फाइल है। साथ में एक API भी दिया है
और एपीआई में इन्होंने ये फाइल दी है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारा ड्रॉपलेट कहाँ तक पहुंचा। तो अभी हमारा ड्रॉपलेट रनिंग में है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो एपीआई फाइल है यहाँ पे आपको देखना, मैं दिखा देता हूँ। जब आप डाउनलोड करेंगे पीएचपी के बाद डेटाबेस और डेटाबेस के बाद टिकटॉक एपीआई, और इस एपीआई को यहीं पे आप एक काम करिए, इसी नाम से रीनेम नहीं करना है, जहाँ पे रीनेम करना है उसको हम आपको बता देंगे। यहाँ पे आप कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस करने के बाद 1 GB जो एपीआई फाइल है वो जिप फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में हमें डेटाबेस से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज रहने देना है। हम डेटाबेस को सीधे ले लेंगे। इस एडमिन पैनल को चाहे तो आप रीनेम कर सकते हैं, और जो रीनेम करें उसका नाम याद रखें। हम यहाँ पे पोर्टल दे रहे हैं, पोर्टल के नाम से, और यहाँ पे सोर्स कोड बिल्कुल सही है, और इस सोर्स कोड को ही हम जिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको भी जिप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा जिप फोल्डर में हो गया, हमारा काम बन गया। यहाँ पे हमने साइबर पैनल इंस्टॉल कर लिया है। बट साइबर पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है सिंपल सा काम करना पड़ता है पुट्टी का, और इसको आपको फायर करना है। और फिर यहाँ पे हम कमांड में लिखेंगे, इसको एस कर देना है, मैसेज जो भी आए। और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है रूट, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से है। और हमारा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड तो यही था, और इस पासवर्ड को हमें करना है रन। तो जस्ट आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अब जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, बिल्कुल यस कर दो। अब ये जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, और आपका साइबर पैनल इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपसे 2 से 4 मिनट या आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस रखिएगा, परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। और आपका 4 से 5 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे आपको साइबर पैनल आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। बट यहाँ पे आपको चाहिए साइबर पैनल का पासवर्ड, और उसके लिए यहाँ पे ये वाला कमांड जो है sudo sudo cat, और ये लाइट स्पीड पासवर्ड को, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जस्ट कंट्रोल सी और सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपका आईडी और पासवर्ड आ गया, और इसको कंट्रोल सी कर देना है, और इसको कॉपी करके बस अभी अभी के लिए आपको इतने की ही जरूरत है। तो इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो डेटाबेस का भी आईडी पासवर्ड, यहाँ पे एसक्यूएल का भी आप निकाल सकते हो। तो इसको भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से रेयर लूप का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो जरूरत है वो हमने बता दी। यहाँ पे हमारा काम होता है खत्म, हम करते हैं इसको एग्जिट। हम इसको भी बंद करते हैं, और लेकिन बंद करने से पहले हम अपने आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं, और उसके बाद में हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो हमारा साइबर पैनल हो गया। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे करें तो इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देखोगे। तो इसको आपको, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट इसमें इंस्टॉल नहीं है रूट में, क्योंकि आईपी है, और इसको यहाँ से सिर्फ प्रोसीड टू अनसेव कर देना है, और आपका साइबर पैनल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही साइबर पैनल का ऑप्शन आता है, आपको ये पासवर्ड कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको केवल क्या लिखना है, एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट कर देना है। आपका साइबर पैनल का होम चला आता है ऑलरेडी। यहाँ पे जो जो चेंजेस करने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। आप सीधे जाइए यहाँ पे पीएचपी कॉन्फ़िग में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे पीएचपी कॉन्फ़िग में पहले आपको जाना है, और आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कर लीजिए। यहाँ पे आप लेटेस्ट पीएचपी 7.3 आपको चूज कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ उसको जरूर कर लीजिए, बाद में सर्वर रिक्वायरमेंट में एरर दिखाएगा। यहाँ पे 256 करिएगा, और तुरंत यहाँ पे कितना करिएगा, 32 MB नहीं करना है। यहाँ पे आपको करना है 128 MB, 100 MB से ज्यादा। आप इसको जब पढ़ोगे तो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे जो सर्वर रिक्वायरमेंट की फाइल भी अपलोड होगी, तो वो बताएगा कि आपका ये कम है। तो इसके बाद हम पोस्ट की मैक्सिमम साइज, अपलोड की मैक्सिमम साइज तो आप यहाँ पे 2000 कर दीजिए, 2 GB तक। यहाँ पे 128 करना है, क्योंकि पोस्ट में जो वीडियो अपलोड होगी, तो पोस्ट की मैक्सिमम साइज जो होगी वो 100 MB के ऊपर यहाँ पे ये रिक्वायर्ड करते हैं। बट आप कम भी रखोगे चल जाएगा, बट यहाँ पे एक एपीआई एरर दिखेगा। यहाँ पे इतना काम हो गया से आपको PHP प्लस में 7 प्लस में करना है, आप उसको कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर कर देना है। यहाँ पे जस्ट वेट करिएगा, आपका काम बन गया।
आपको जरूरत होती है एक डोमेन की। यहाँ पे डोमेन से पहले यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जाइएगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप पहले तो आप अपने आपको जो यहाँ पे पैकेज मिला है, आपको पैकेज किसने क्या दिया है उसका तो आप साइबर पैनल में देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे 60 GB के साथ मिला है, तो उसको मॉडिफाई कर दीजिएगा। अभी तो चल जाएगा, लेकिन मतलब जैसे ही आपकी वेबसाइट रन होगी वहाँ पे एरर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे डिस्क स्पेस केवल 1 GB दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो आपने 60 GB लिया है, तो यहाँ पे हम 60,000 दिखा दे रहे हैं। बैंड विड्थ तकरीबन वही मिलता है जितना लेते हैं, तो यहाँ पे 7 टाइम कर सकते हैं। और डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस डज नॉट मैटर, मतलब इतना तो 1000 डेटाबेस बहुत है। यहाँ पे 2 ही चेंजेस करने थे हमें, बाकी सब ऐसे के ऐसे रहेंगे जी। हमारा हो गया सब कुछ सेव। हमें चाहिए एक डोमेन नेम, हमें चलना है अपनी वेबसाइट पे और एक वेबसाइट क्रिएट करना है। अब जैसे यहाँ पे हम फंटूस नाम का एक ऐप्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो डोमेन वगैरह सर्च करना बनाना आपकी जिम्मेदारी है, यूआरएल वगैरह सर्च बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वेबसाइट मस्ट है। आप कोई भी वेबसाइट, अब कोई जरूरी नहीं कि जो आप ऐप्स बना रहे हो उसी डोमेन पे, कोई भी डोमेन हो सकता है और उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप एक डोमेन बाई कर लो अपने ऐप्स के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना अगर यूजर आपको देना चाहता है या आप कोई नोटिस देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे सकते हो। साथ में अगर आप कोई रिवार्ड वगैरह देना चाहते हैं मैनुअली तो आप दे सकते हैं, वहां भी फॉर्म भरवा सकते हैं। तो वेबसाइट जरूरी है बट रिक्वायर्ड नहीं। तो यहाँ पे हम चलते हैं डोमेन। अब डोमेन तो हमारे पास है नहीं, अभी डोमेन है नहीं, बट मैं यहाँ पे अपने GoDaddy अकाउंट पे आ गया हूँ और यहाँ पे हमने डोमेन मैनेजर को ओपन किया था। हमने डोमेन मैनेजर में देखा कि एक ऐसा डोमेन पड़ा हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हमारे एक यूजर का है और हमारे जो है कस्टमर का, और उन्होंने केवल डोमेन क्रिएट करवा के 2 सालों से रखा है। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो भी आपका हो वो देना है, और यहाँ पे हम वैसे ही लिख दे रहे हैं जो भी आपका ईमेल आईडी हो। यहाँ पे PHP क्या 7.3 चूज करना है और इसको आपको ऐसे एज इट इज रहने देना है। हमें क्या करना है, इसको जो है आपका जो IP एड्रेस है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ए में जो है आपको क्या करना है, होस्ट में यहाँ पे पॉइंट कर देना है इसको, इस पॉइंट पे यहाँ से कर सकते हैं। हमारा काम बन गया। जस्ट आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों लिस्ट ऑफ वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ पे आपकी एक वेबसाइट आ चुकी है, और जैसे ही वेबसाइट को ओपन करोगे, जैसे ही आपका नेम सर्वर कनेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका साइबर पैनल वर्क कर रहा है यानी आपका डोमेन नेम परफेक्टली ऐड हो चुका है, वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सीधे आप फाइल मैनेजर में जा सकते हैं। यहाँ से न जाने हो तो यहाँ पे अगर एप्स वगैरह इंस्टॉल करना हो वर्डप्रेस, तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप जा करके अगर आप सिंगल वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो तो एज ए सी पैनल की तरह दिखेगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं public.html में, और यहाँ पे आपके पास यही फाइल इसमें है जो यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे वही सारे फोल्डर्स हमें अपलोड करने हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल को चेंज कर दिया है, तो हम यहाँ पे चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे चलते हैं और हमारे पास एक फंटूस नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पे हम वो एकदम टॉप पे होगा और इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड में हम चलते हैं। पहले तो हम API कर लेते हैं। API में यहाँ पे 68 MB की है और इसको अपलोड करते हैं, और साथ में हम अपने इस यहाँ पे एडमिन पैनल को भी करते हैं। यहाँ पे पोर्टल नाम का जो फाइल है इसको भी कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों की, तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। आगे क्या काम करना है आपको, यहाँ पे SQL डेटाबेस के लिए काम करना है। यहाँ पे क्रिएट ए डेटाबेस पे जाना है और आपको एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अभी तो हम बाहर का काम बता रहे हैं, वहाँ पे सोर्स कोड के बारे में नहीं बताया, एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में। अभी बाहर का जितना काम होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी आगे जो बढ़ते हैं तो बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट रूप से जो पासवर्ड दिया गया इन सब को हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, साथ में इस क्रिएट डेटाबेस करेंगे।
हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। लिस्ट ऑफ डेटाबेस में जाएंगे और यूजर को भी यहाँ पे देखेंगे और यूजर का भी हमें सॉरी जो सारी चीजें हैं यहाँ पे यूजर नेम है और यहाँ पे डेटाबेस नेम और यूजर नेम, इसका भी इस्तेमाल हमें करना है, तो इसको भी हम करेंगे। हमारा ये फाइल हो गया अपलोड और अपलोड होने के बाद आपके पास रिफ्रेश करना है, ये दोनों फाइल आ जाएंगे। इंडेक्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज। इसका इस्तेमाल आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं आप डायरेक्टली डोमेन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे आप अभी तो मैं पोर्टल को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब हमारा पोर्टल हो गया एक्सट्रैक्ट और साथ में हम यहाँ पे एपीआई को भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे तो दोनों तो काम बन गए। अब हमारे पास दो बेकार की जिप फाइल है। कभी भी सर्वर में अगर आप इस तरीके की जिप फाइल या इस तरह कोई भी फाइल रखते हैं तो उसको प्लीज मत रखिए, उसको वहां से इमीडिएट काम होने के बाद रिमूव करिए। ये हो गया, अब हमारा काम बन गया। अब हम अपने इसी पे चलते हैं और यहाँ पे एपीआई में देखते हैं हमारा एपीआई में एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उसको हम ये देखिए अभी तो हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास डेटा बेस नहीं है, यूजर नेम नहीं है, तो अभी सब कुछ एरर है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे पोर्टल पे करते हैं तो हमारा पोर्टल, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि हमारा कुछ ना तो कुछ फाइल है उसमें। अब ये हमारा रूट देखते हैं अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल ये एडमिन पैनल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, बट यूजर आईडी पासवर्ड कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं जब तक डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा हमारा कंप्लीटली। तो हमें पहला क्या काम करना है, एपीआई वाला काम कर लेना है। तो जस्ट हम एपीआई में चलते हैं, यहाँ पे config.php फाइल देखिए, एडिट करिए और यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है। तो अभी तो हमने क्रिएट किया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डेटाबेस नेम ये है और इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं इसको और यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं और यूजर नेम भी क्रिएट कर लेते हैं। यूजर नेम क्रिएट तो ऑलरेडी है। यहाँ पे करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आप जो है इस फोल्डर को इस डेटाबेस के पासवर्ड को यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ये आपका पेस्ट हो गया, आपका काम बन गया। आपको कुछ नहीं करना और साथ में आपको अपना डोमेन नेम कॉपी कर लेना। ऐसे डोमेन नेम कॉपी कर लो और डोमेन नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपका जो डोमेन है, यहाँ पे domain.com लिखा है, उसकी जगह पे आप अपना डोमेन नेम दोनों जगह इंसर्ट कर देना। दोनों जगह ध्यान रखिए, दोनों जगह करना है, एक जगह नहीं। नहीं तो ऐप्स बनाने के बाद में आपकी वीडियो फाइल प्ले नहीं होगी, चलेगी, प्ले नहीं होगी। तो ये आपका काम बन गया, ये आपने कर दिया सेव। अब फिर से हम चलते हैं अपने एपीआई को और एपीआई में देखते हैं और कौन सा एरर है। तो एपीआई में ये देख लीजिए हमारा परफेक्टली हो रहा है, जितनी हमें सारी चीजें रही थी कॉन्फ़िग फाइल में हमने अपलोड मैक्सिमम फाइल, पोस्ट फाइल, सब कुछ हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये हमारी फाइल हो गई तैयार। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और हमें तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक जरूरत होती है फायरबेस की फायरबेस की को क्रिएट करना पड़ता है। तो फायरबेस की के लिए आपको फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधे तरीके से फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए वही आपका जीमेल वाला ऑप्शन होता है, इसको आपको करना है क्रिएट। और यहाँ पे फिर से जैसे ही आप कंसोल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे आप नाम तो कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने फंटूस दिया, हमने इसको अभी डिसेबल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट आपको वेट करना है, आपका 30 सेकंड के अंदर आपका ये क्रिएट हो जाए। ये हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप सिंपल तरीके से आगे बढ़िए और यहाँ पे आपको करना है फायरबेस की के ऑप्शन को। तो जस्ट हमारा कौन सा वर्जन है, हम एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अभी से ही आप एक नाम सोच लीजिए, प्रोजेक्ट का हम क्या नाम रखेंगे। तो हम palm.funtools रखेंगे और उसके बाद में डॉट क्या रखेंगे, हम ऐप रख देंगे। ये हमारा एंड्रॉयड का हो गया और यहाँ पे हम फन टूल्स रख दे रहे हैं। अब एक चीज ये भी है कि प्ले स्टोर में जा करके वो चेक कर लीजिए कि ये स्टोर से है कि नहीं। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, ये अगर अवेलेबल होगा तभी आप यूज कर पाएंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आप नहीं करेंगे। तो पे आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स पे जाने के बाद कोई भी ऐप्स आप ओपन करिए और ये जो .com की फाइल है
ये अभी आप क्रिएट कर रहे हो, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और देखिए कि ये रूट अवेलेबल है कि नहीं आपके लिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे करिए, अगर इसका ये देखिए कोई यूआरएल फाउंड नहीं हुआ यानी परफेक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे SHA1 की अभी हमें ऑप्शनल पे रखते हैं, आगे बढ़ने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके बिना यूजर असाइन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास एक जेसन फाइल है। कॉन्फ़िग हमारी फाइल हो गई, हमारी जेसन फाइल तैयार है डाउनलोड होने के लिए। अब ये हमारा डाउनलोड होगा और इसको डाउनलोड कहाँ करना, अभी तो हम इसी पे कर दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल हम करेंगे जब ऐप्स के दौरान। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट काम आता है। नेक्स्ट काम के बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है और कंसोल पे आगे बढ़ जाना है। कंसोल पे आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में आना है। अभी फायरबेस पर जितना काम है मैं बता दे रहा हूँ आपको। और उसके बाद में ऑथेंटिकेशन में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन मेथड पे जाना है। साइन इन मेथड पे जाने के बाद आपको गूगल को जो है इनेबल कर देना है। जस्ट इनेबल करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम अपने आप आ जाएगा और इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका काम बन गया। उठाना है यूजर एंड परमिशन में। यूजर एंड परमिशन में यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग में जाना है और क्लाउड मैसेजिंग में जाने के बाद ये आपका सर्वर की यानी वो क्या कहते हैं फायरबेस की है, इसको कॉपी करना है। आपको फिर से सिंपल तरीके से अपने फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे जहाँ पे उसने कहा है कि आप यहाँ पे अपना फायरबेस की इंसर्ट करो, वो आपको यहाँ पे कर देना है इंसर्ट की। ध्यान से करिएगा, कोई एरर ना आने पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से शायद यहाँ पे पब्लिश कर दिया है और हमारा काम बन गया है। हमारा काम बन गया, हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, अभी हमने कॉन्फ़िग पे पोर्टल का जो है उसको ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम पोर्टल ऑन करते हैं। पोर्टल में ऑन करने के बाद यहाँ पे भी एक config.php की फाइल मिलेगी, एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद में यहाँ पे सिर्फ आपको अपना API का डोमेन देना है और डोमेन आपको इंसर्ट करना है। तो चलिए, यहाँ पे आप ऊपर एकदम टॉप पे देखेंगे तो ऐप्स का नेम यहाँ पे टिक टिक लिखा है। अगर आपको और कुछ इंसर्ट करना है कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा जो डोमेन है वो अपने डोमेन को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे डोमेन इंसर्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दिया। अब हमारा काम बन गया और उसके बाद में ये हमने रिफ्रेश किया। अब हमने डेटाबेस पे काम कर लिया, बट डेटाबेस की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें होती है, अभी हमने उस पे काम नहीं किया है। आपको सीधे डेटाबेस में जाना है, PHP माई एडमिन को करना है, यूजर नेम आपको लेना है। ये रहा आपका यूजर नेम। यूजर नेम के बाद इसको आपको इंसर्ट करना है, पेस्ट करना है और उसके बाद में ये कॉपी करके यहाँ पे यूजर नेम इसको पेस्ट कर देना है। जस्ट आप ऐसे ही करेंगे, आपका काम बन गया। काम बनते ही हमने क्या देखा कि हमारा डेटाबेस ऑन हो गया और जो डेटाबेस है ये हमारा डेटाबेस है, इस पे क्लिक करना है और हमें इंपोर्ट करना है। कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमें इन्होंने दिया है कुछ फाइल और ये जो फंटूस की फाइल है इसी में हमने PHP API में डेटाबेस और डेटाबेस में टिक टिक SQL था और जस्ट इसको करना है। आपको सिंपल तरीके से ये राइट साइड में गो का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर देना है। आपका पल भर में एक्टिवेट हो गया। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब सिंपल तरीके से आपको अपने डोमेन पे पोर्टल लिखना है। पोर्टल लिखने के बाद में आपको यहाँ पे आपके पास एडमिन पैनल आ जाएगा। आपको admin@admin.com लिखना है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 यही है डिफॉल्ट पासवर्ड जो कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करवाया है और ये हमने यहाँ तक काम कर लिया। यहाँ तक काम कर लिया, अब इसका मतलब हमारा लॉगिन हो गया। अगर हम टोटल साउंड देखते हैं तो एक साउंड है, अगर इस साउंड को यहाँ से आप देखना चाहो तो यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और प्ले भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो वो कुछ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप वीडियो देखेंगे तो नंबर्स ऑफ वीडियो ओनली 1 है। अगर आप इसके देखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आपने देख लिया, साउंड भी एक है, वीडियो भी एक है
और हम फिर आगे बढ़ते हैं जस्ट हमें और क्या क्या काम। दोस्तों जब हम इतना देख लेते हैं तो आपको क्या काम करना है कि इसी कोड कैनन की वेबसाइट पे आना है। इनके पेज पे आने के बाद एक सर्वर रिक्वायरमेंट चेकर है, सर्वर रिक्वायरमेंट चेकर को आपको करना है क्या है, डाउनलोड कर लेना है। एक फाइल मिलेगी आपको जो कि ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने सर्वर में और हम सर्वर को चेक करेंगे कि हमारा सर्वर इस ऐप्स को रन करने के लिए परफेक्ट है या फिर कुछ कमी है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ये फाइल हम अपलोड करते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, हमने डाउनलोड में चलते हैं। डाउनलोड में कहाँ पे होगा, उसके बाद कंप्रेस्ड फाइल में चलते हैं, सर्वर रिक्वायरमेंट को अपलोड करते हैं। और ये 10 MB की फाइल है, इसको हम डाउनलोड अपलोड कर लेते हैं और हमारा ये काम बन गया आगे। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे अभी भी एक एरर है और उस एरर को हम आपको बताने वाले हैं। वो एरर कौन सा है, ये लाइब्रेरी का, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको भूल के भी इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपका काम खत्म। तो ऐप्स में वीडियो सही चलने वाली ही नहीं है, बस वैसे ही काला काला आएगा कि वीडियो कोई है लेकिन चल नहीं रही है। जस्ट कॉपी करिए इसको। कॉपी करने के बाद क्या करना है कि यही डोमेन नेम जो है आपका, तो आपको क्या करना है कि अपना डोमेन नेम और उसके बाद स्लैश सर्वर रिक्वायरमेंट फाइल करना है और अनेबल, देखिए अभी अनेबल दिख रहा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें फिर से भैया वही एक काम करना है, पुट्टी को हमें ओपन कर लेना है और पुट्टी को ओपन कर लेना है और हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे रन करने वाले हैं। ये हमारे पास था सर्वर, सर्वर में हम सॉरी पहले तो सर्वर क्या, पहले तो हमें आईपी चाहिए। आईपी जो हमारा था हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर हम इसको रूट आगे बढ़ाने के बाद चलिए हमारा सर्वर ऑन हो गया। अब करना क्या है, हमें तो अभी कुछ नहीं पता, हम एकदम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें इसने एक लिंक दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है, इसने कहा है कि ये फाइल अपलोड कर दो, बस काम आपका बन जाएगा। और ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो सेंटोस के लिए दिया है। आपको कुछ नहीं पता, आपको यही पेस्ट करना है, इंस्टॉल इंस्टॉल इन उबुंटू ऐसे लिख देना है। कुछ भी जो आए आपको कुछ फॉलो नहीं करना, आप सिंपल तरीके से जो भी पहला ऑप्शन आए, हर जगह हमें 3 लाइन का कमांड चाहिए। हमें क्या करना है, अपना एपीटी जो होता है उसको करना है अपडेट। पहले चीज तो बिल्कुल हम कर ले रहे हैं अपडेट। यहाँ पे 18 लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, उसको इग्नोर करिएगा, सब कुछ आपको जस्ट वेट करना है, आपका हो जाएगा अपडेट। अपडेट तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है भैया, अब इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने का कमांड ये है और इस कमांड को यहाँ पे फायर करना है और फिर उसके बाद में जस्ट वाई, और ये 70 MB की फाइल है, तकरीबन 500 एक्स्ट्रा मेमोरी आपको चाहिए और इसके लिए आपके पास स्पेस तो है ऑलरेडी। तो ये आप नहीं कर रहे हो तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे, तो अगर आपने इसका काम नहीं किया है तो ये तो हमारा काम हो गया 99%। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद हमारा काम हो गया। जब हो गए तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा वर्जन हुआ है, क्या मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल हो चुका है, जो भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे अभी तो हमने सर्वर रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन ऑन किया था। अब ये इसको देखिए कॉम्प्लेक्स, ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। आप हमने सर्वर को परफेक्टली काम कर लिया है। अब इतना जो हमने काम किया है वो एक वीडियो में हमने खत्म कर दिया। अब तो दोस्तों आई होप आपने अच्छे तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया होगा। कॉन्फ़िगरेशन, एसडीके फाइल सब कुछ आपका तैयार है और जब आपका सब कुछ तैयार है तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो का और यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में एग्जिस्टिंग फाइल को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो फाइल है, तो इस समय जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं 4.0 है। तो चलिए हम फोल्डर के बारे में बात करते हैं कि हमारे इस फोल्डर में है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा फंटूस फोल्डर है वहाँ पे आप देखोगे कि टिक टिक फोल्डर में यहाँ पे आपको सोर्स कोड मिलेगा। सोर्स कोड में ये कोड है, इसको हम यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और जस्ट हम वेट कर लेते हैं।
तो हमारे पास ये ऑप्शन आया है। उसके बाद में हम इसको ओपन करते हैं। ये डीबग फाइल है, मतलब ये डेमो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेन सोर्स कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या कट ही कर लो, और हम आ जाते हैं फोल्डर के बाहर और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फोल्डर के बाहर आने के बाद पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फन टूल्स, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक तो हमने ये काम किया, बट यहाँ पे हम एक चीज भूल गए थे। कहाँ पे? यहाँ पे हमें और कुछ भी करना था, और वो करना है मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को हमने यहाँ से चेक कर दिया था गूगल को। यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है, यहाँ पे साइन अप मेथड पे जाना है और यहाँ से गूगल को इनेबल कर देना है। इस वीडियो में हम केवल गूगल के बारे में चर्चा करने वाले। फेसबुक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, काफी टाइम टेकन है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फेसबुक भी इनेबल करना है तो प्लीज यहाँ पे जा करके करिए। वैसे मैं चाहूंगा कि गूगल ही पर्याप्त है, गूगल के ऑप्शन को रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फेसबुक में कई सिक्योरिटी लेयर हैं जिस पे काम करना पड़ता है। गूगल और सिक्योर्ड है, वो जेसन फाइल के माध्यम से सब कुछ भैया कनेक्ट करवा देता है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे फेसबुक डिसेबल ही करते हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस में आना है। डेटाबेस में भी तो कुछ चीजें करना है, बिल्कुल जो रीड राइट होने वाला है कुछ। यहाँ पे आपको रूल में आना है। रूल में आने के बाद में यहाँ पे राइट करना है। तो इफ करो, इसको ट्रू कर दो। बस आप ट्रू ही जैसे ही करते हो नीचे आ जाएगा अपने यहाँ। तब आपको आना है यहाँ पे स्टोरेज में। स्टोरेज में भी कुछ कर लिया जाए। स्टोरेज में ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको एक रूल मिलने वाला है। यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद एक रूल मिलेगा, और रूल मिलने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से जितने भी सारी चीजें हैं, इफ नल को हटाइए और यहाँ पे एक सेमी कॉलन इंसर्ट कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। आपका काम हो गया, आपका यहाँ से भी काम खत्म। एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाइए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करना है। आपका फोल्डर कहाँ है? हमने एक फंटूस का फोल्डर बनाया था। फंटूस फोल्डर के अंदर हमारा सोर्स कोड था, बट फंटूस में भी हमारे पास एक टिकटॉक था, और इसका सबसे अच्छा से सोर्स कोड क्या कौन सा है, तो वो यहाँ पे एक आइकॉन आ जाता है एंड्रॉइड का, छोटा सा स्मॉल सा। ये आप जान सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक वार्निंग टाइप का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है। आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी, 20 मिनट के लिए बैठ जाइए। बंद करिए, बैठ जाइए। जब कुछ सारी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तब फिर काम करना स्टार्ट करिए। बैठ जाइए, हम भी बैठ जाते हैं तब। तो हमारा सोर्स कोड जो है बिल्कुल अब रन करने के लिए तैयार है। आपने वेट किया होगा, 10-15 मिनट लगा होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और समय लगा हो, किसी किसी का हो सकता है 5 से 7 मिनट में ही हो गया हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जावा में आना है। आपको अपना जो ये नेम है, पैकेज नेम, उसको चेंज करना है। जस्ट आप इसको क्लिक करना है। ये सेटिंग का बटन है ना, यहाँ पे कॉम्पैक्ट पे चेक होगा, ये अनचेक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये दोनों फाइल जो लिखा है इसको चेंज करना है। इस कंपनी का नाम, इस कंपनी का नाम .com वैसे रहने दीजिए। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है रिफैक्टर पे। रिफैक्टर पे आपको आने के बाद रीनेम करना है, और यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किए, क्या नाम है, वो एकदम परफेक्टली आप जान लीजिए। जो होगा आपका पैकेज नेम वही होगा। यहाँ पे हम चलते हैं, और हमने यहाँ पे दिया था .com और फंटूस। तो ये आप देखेंगे कि हमारा पैकेज नेम क्या है, .com फंटूस। तो ये आपको यहाँ पे वही आपको इंसर्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है, और जस्ट आपको वेट करना है। वेट करने के बाद एक बार हमें इसको भी चेंज करना रहता है। हमारा काम हो गया। अब हमें रिफैक्टर करना है। इसको होने के बाद आपको इसको रिफैक्टर करना है, और यहाँ पे रीनेम करना है जस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कुछ नाम नहीं दिया था, हमने ऐप लिखा था। रिफैक्टर करना है, और उसके बाद में आपका काम बन गया। जस्ट आपको जो सेकंड वेट करना है। उसके बाद में रिमूव हो रहा है। रिमूव होने के बाद आपका सब हो गया, काम बन गया। आपको फिर से आपको क्या करना है, ये कॉम्पैक्ट था,
इस पे चेक कर देंगे तो ये आपका जो पैकेज नेम है वो .com और उसके बाद वो com.funtools.app हो गया। यहाँ पे फिर हम ग्रेडल पे चलते हैं, ग्रेडल पे बिल्ड ग्रेडल है ना यहाँ पे भी नेम बदल देते हैं क्योंकि ये मैच होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे हम और अब ये हमारा काम बन गया और उसके बाद में यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जब तक ये सिंक्रोनाइज होता है हम अपने फोल्डर में एक काम और कर लेते हैं, हम अपने जेसन फाइल को मैनेज कर लेते हैं कि हमें अपना जेसन फाइल कहाँ रखना है। हमारा ये जेसन फाइल है गूगल का और इसको हम कॉपी करते हैं। ये हमारा सोर्स कोड रहा फंटूल्स के नाम से और यहाँ पे ऐप लिखे दिखेगा फोल्डर, ऐप के फोल्डर में आपको इस पे पेस्ट कर देना है। आपका जेसन फाइल यहाँ पे हो गया पेस्ट, आपका काम हो गया खत्म। उसके बाद में अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में फिर से और हम देखते हैं कि अभी जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, ये एकदम परफेक्टली हमारा सब कुछ चेंज हो गया। तो अब क्या करना है, अब आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पे जावा में जाना है, यहाँ पे कनेक्शन देना है। अब कौन सा कनेक्शन देना है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चेंज मेन होते हैं, वही करना है। आपको सिंपल क्लासेस में जाना है, सिंपल क्लासेस में जाने के बाद वेरिएबल में जाना है, वेरिएबल में जाने के बाद आपको अपना डोमेन नेम चेंज करना है। तो दोस्तों डोमेन नेम जो है वो लाइन नंबर 107 पे आपको मिलेगा और इसको आपको अपने डोमेन नेम से रिप्लेस कर देना है बस। और आपको जैसे ही करेंगे यहाँ से आपका एपीआई कनेक्शन आपका हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो रन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है और वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखना है। प्राइवेसी पॉलिसी जरूर लिखिए, कोई भी वेबसाइट हो वहाँ पे जा करके आप प्राइवेसी पॉलिसी जरूर क्रिएट करिए। इसके सबसे अच्छा तरीका होता है किसी फाइल किसी वेबसाइट को लीजिए और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए आप अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर लीजिए। और कई वेबसाइटें होती है जहाँ पे ऐप्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में जो पहला आ रहा है उसी को जा करके आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपना सब कुछ इंसर्ट करिए, आपको ये यूआरएल मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप ईमेल इंसर्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में आप अपना ईमेल आईडी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में फ्री ऐप फ्री है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है और सिलेक्ट ओनर इंडिविजुअल है। और उसके बाद में डेवलपर नेम में जो भी आपका नाम है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका काम आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो ये कहाँ पे आपका प्ले स्टोर सर्विस में रहेगा, आपके पास फेसबुक है, एडमोव है, आपके पास फायरबेस है। तो जो जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम फेसबुक का इंटीग्रेशन वन सिग्नल का है, जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे करिए। और उसके बाद में यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ये है और प्राइवेसी पॉलिसी ये आपकी तैयार हो गई। और इस तरीके से आप HTML में भी ये प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। तो इसके बाद में आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और उसके बाद में हम इसको करते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको करते हैं डिप्लॉय। और डिप्लॉय जैसे ही करेंगे आपके पास एक यूआरएल आ जाएगा और इस यूआरएल को आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी आप एक पासवर्ड करना है और उसको आपको देखना है। और फिर ये आपका डिप्लॉइंग हो रहा है, यानी सर्वर में ये आपका एक पेज बनाया जा रहा है। जस्ट आपको वेट करना है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए ये आपका बन गया। अब इसी को आपको देख लीजिएगा, ये आपके ऐप्स के बारे में है, इसी को रिडायरेक्ट करेगा। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट जरूर बना लीजिएगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लीजिएगा और फिर उसको आपको इंसर्ट करना है। तो ये रहा आपकी प्राइवेसी पॉलिसी चीज़ें। जो भी ऐप जो भी आपका ये यूआरएल है अपने यूआरएल के साथ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, आपका काम खत्म हो गया। और इस वेबसाइट पे दोस्तों आना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे। और यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप कर देना है। क्रिएट ऐप करने के बाद में करना पड़ेगा लॉगिन। आप अपने किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। हम अब यहाँ से अपने फेसबुक से ही लॉगिन कर दे रहे हैं।
यहाँ पे जो क्रिएट एन ऑप्शन का आएगा तो यहाँ पे एक SDK आएगा और यहाँ पे एक API आएगा। आपको API सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना ऐप नेम डालना है और हमारा नाम, हमारे ऐप्स का नाम है। आपको प्रोजेक्ट का नाम ना डाल करके आप सीधे आप लिख सकते हैं और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको चेक करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में आपका ये API की आ गया यहाँ पे, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में ये API की यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका API की बन गया। हमारा काम हो गया, इतने में ही हमारा ऐप्स रन हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं जिसको आप कर सकते हैं। रेस्ट में जाइए, रेस्ट में जाने के बाद आपको XML में वैल्यू में जाना रहता है। वैल्यू में जाने के बाद आपको स्ट्रिंग्स में जाना रहता है। स्ट्रिंग्स में जाने के बाद आप फेसबुक का आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप्स हो उसमें फेसबुक का लॉगिन हाइड में करूँ। वहाँ पे लॉगिन आईडी इसलिए करो क्योंकि फेसबुक पे कई लेयर होते हैं और उसकी वजह से लॉगिन करने में या सेटअप करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। अगर उसे ही हम करें तो 40 हो सकता है आधे घंटे में वो भी कॉन्फ़िगर हो कि ना हो। तो उसको आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिए, फॉलो करिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ और इसमें कौन सी ज़रूरी चेंजेस करनी है। पहली चेंज ये करनी है कि आपके पास एक एड मोब अकाउंट होना चाहिए। एड मोब अकाउंट आपके पास जो भी एडसेंस अकाउंट है वहाँ का यहाँ पे कोड इंसर्ट करना है। तो जस्ट आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे एड मोब पे जाना है, वो admob.google.com और यहाँ पे आपको करना है साइन इन। अगर आपके साइन साइन मतलब अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन करना है, विद अकाउंट नहीं है साइन अप करना है, जो कि एडसेंस के साथ कनेक्टेड होता है। तो क्या अगर आपके पास अप्रूव्ड एडसेंस है तभी आपको मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास अप्रूव्ड एडसेंस नहीं है फिर भी आप पा सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास ऐप्स आ गए हैं। ऐप्स आने के बाद में यहाँ पे ऐड ऐप्स हमें क्रिएट करना है। वो पूछेगा कि कहाँ पे है, पब्लिश है कि नहीं, तो हम ये बताएंगे कि पब्लिश नहीं है। ऐप्स का नाम क्या है? तो ऐप्स का नाम हम दे रहे हैं फंटूस और एंड्रॉयड दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद ये देखिए ये ऐड यूनिट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम बैनर कर लेते हैं। बैनर का फॉर्मेट जो कर यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए जो भी आपको सुटेबल लगे। एडवांस पे नहीं हम करते हैं, जस्ट हमारा कॉपी हो गया। हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को और उसके बाद में हमारा रहा कंप्लीट, ये रहा है ऐप आईडी नंबर और ये हमारा ऐड का नीचे वाला जो है ऐड को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं फर्स्ट वाले पे। और ये बैनर का है तो ये बैनर को हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा काम बन गया। सॉरी, ये हमारा है ऐप आईडी नंबर, ऐप आईडी है तो यहाँ पे हमें ऐप आईडी पे ही करना है। ये जी बिल्कुल ये ऐप आईडी है और ये हमारा रहा बैनर कोड। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको जस्ट आपको पेस्ट करना है अपना बैनर ऐड। आपका काम बन गया। और उसके बाद में एक ऐप और आपको चाहिए तो आप तो और ऐड कोड बना सकते हैं, अपनी मर्जी उतना ऐप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें केवल अब इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर दिया है उसको, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल, हमारा काम बन गया। तो ये हमने ऐड मोब का ऐड कोड भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। लेकिन जब हम ऐड रन करेंगे तो सॉरी, जब ऐप्स रन करेंगे तो हमारे पास दो आइकॉन आएंगे साइन अप होने के, और एक गूगल का होगा एक फेसबुक का होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम फेसबुक को हाइड करें, हम चाहते हैं फेसबुक को हाइड करें, हम केवल गूगल दिखाना चाहते हैं। अगर आपको गूगल फेसबुक को दिखाना है तो आपको सिंपल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए कंप्लीटली और यहाँ पे आईडी नंबर इंसर्ट कर दीजिए, आपका फेसबुक वाला भी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेआउट्स में चलते हैं। लेआउट्स में चलने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉगिन डॉट XML मिलेगा। ये ये है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि उसको हम किस तरीके से हाइड कर सकते हैं फेसबुक को।
तरह हमारे पास जब हम साइन अप होंगे तो इस तरीके के दो आइकॉन बनेंगे, एक फेसबुक का बनेगा, एक गूगल का बनेगा। हम बाद में बताएंगे कि गूगल को कैसे इसको एग्जैक्टली बड़ा भी करना है। तो इसके बाद में हमें यहाँ पे देखिए दो डिजाइन, एक डिजाइन है, एक स्प्लिट है, तो हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे और थोड़ा सा स्प्लिट करने के बाद में आप चाहें तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक हमें हाइड करना है। तो हमारे पास फेसबुक का तो ये है, फेसबुक बटन है, हमें एंड्रॉयड लिखना है नीचे। एंड्रॉयड लिखने के बाद आपको क्या करना है, विजिबिलिटी लिखना है। और विजिबिलिटी को हम क्या करेंगे, नन नहीं, हमें करना है तो बॉन्ड। तो हमारा ये क्या होगा, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद में हमारे पास जो गूगल का आएगा, हम गूगल का चाहते हैं कि ये इमेज की जगह थोड़ा सा बड़ा इमेज इस तरीके से जो दिखे। तो हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ध्यान देना है, हम आप फंटूस के फोल्डर पे चलते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ इस तरीके का हमने बना दिया है, आईसी गूगल हमने यहाँ पे लिखा है। और इसको स्पेलिंग को जरूर ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले इसको मत देखिए, पहले तो आप अपना इमेज इस तरीके से का बना लीजिए। इमेज की जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ, समथिंग इस तरीके का करिएगा। और आपको करना है लगभग 200 पिक्सल का डायमेंशन रखिएगा, जो उसकी विड्थ हो 200 हो और 40 जो हो उसकी हाइट हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको टिकटॉक में जाना है और आप अपने रूट फोल्डर में जाइए। और उसके बाद में आप ऐप्स में जाइए, ऐप्स में एसआरसी में जाइए, उसके बाद में मेन में जाइए। मेन में जाने के बाद फिर रेस्ट फोल्डर में जाइए और ट्रैवल पे जाइए। यहाँ पे आपकी जितनी भी इमेजेस यूज हुई हैं वो आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे जो सोर्स कोड ये यहाँ पे लिखा है, इसके रीनेम को आपको करना है कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद में आपको करना क्या है, फिर से आपको यही फोल्डर ओपन करना है। आपको यहाँ पे जाना है, आपका जो भी आपने इमेज क्रिएट किया हो उसको आपको यहाँ से फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे जाने के बाद आपको जस्ट कहीं पे भी पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट के बाद रिप्लेस कर देना है। ये इमेज आपकी रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में देखिए, जब जब आप ऐप्स ओपन करते हो तो आपके पास क्या कौन सा ऑप्शन आता है, आपके पास ये ऑप्शन आता है। और इसमें किसी क्या कहते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। इसके डायमेंशन को चेक करिए। इसके जब डायमेंशन को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में चेक करते हैं तो 768 × 1281। तो आपको इस साइज का एक स्क्रीन शॉट बना लेना चाहिए, एक स्क्रीन बना लेनी चाहिए। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम करिए, सबसे सिंपल तरीका ये है कि कैनवा पे चले जाइए, canva.com पे। वहां पे आपको एक इस तरीके का स्प्लैश स्क्रीन का बना लो वहां पे। यहाँ पे फिर उसके बाद में लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे जाना। कस्टम पे जाने के बाद में आप इसको देख लेना कि इसने क्या डायमेंशन मांगा, 768 × 1281। उसके बाद में 768 और उसके बाद सॉरी इसको इसने क्या मांगा है, विड्थ जो होगी वो 768 की होगी और हाइट जो होगी वो 1281 होगी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके का बना लेना। अब स्प्लैश स्क्रीन इस तरीके का जब बन जाएगा तो वो आपका काम है कि कितना अच्छे तरीके से आप बना पा रहे हो। तो चलिए, आप इसको जैसे बनाना हो बना लीजिएगा, जैसे भी साइज रिसाइज करना हो कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अपना जो है अभी जल्दी के लिए आए हो, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि ये पीएनजी है या जेपीजी फाइल है, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कौन सी फाइल थी, ये जेपीजी फाइल थी। तो हम इसको जेपीजी में ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे इसको यहीं पे कर देते हैं और फिर हम चलते हैं अपने इसमें। तो ये हमारी आ गई। और उस पे आने के पहले हम चलते हैं, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है ना,
तो इसका जो स्प्लैश लिखा हुआ है इसके रीनेम को कॉपी कर लो। रीनेम को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम इसको करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम इसको करते हैं रीनेम, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट के बाद ये मैसेज आएगा और हमारा काम हो गया रिप्लेस। रिप्लेसमेंट के बाद में आपको क्या चेंजेस करने हैं, अब फिर से हम चलते हैं एक अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड पे चलते हैं, कोड पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है वो कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे इमेज जो है आपको गूगल वाली ये छोटी सी दिख रही है, यहाँ पे गूगल का आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 200, और पहले तो ये सारा आप काम करिए। यहाँ पे रेस्ट में जाइए, रेस्ट में जाने के बाद आपको ड्रॉवेल में जाना है, और यहाँ से आपको क्या काम करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद इमेज एसेट्स में जाना है। इमेज एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पे लॉन्चर आइकॉन लिखा है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है लॉन्चर आइकॉन। आपको आईसी लॉन्चर जो है इसको कॉपी कर लेना है। ये जरूरी है कि जो आपने लोगो बनाया है उसका नाम जो है वो आईसी लॉन्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं, और फिर अगर हम फंटूस के फोल्डर को देखते हैं, यहाँ पे लोगो है, और लोगो कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके लिए हमने बहुत सारे आपके पास ऐप्स होते हैं, आप इसी कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोगो मेकर एक अच्छा विकल्प है, लोगो मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो मेकर जैसे ये मैंने बनाया था लोगो मेकर पे, लोगो मेकर पे आप जाकर के बना सकते हैं, और वहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री सोर्स है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और क्रिएट करिए, आपको जैसे भी एप्स क्रिएट करना है। जस्ट जैसे मान लीजिए हमें ये क्रिएट करना है, हमने इसको ले लिया, इसके कलर्स को समथिंग कुछ भी कर दिया। यहाँ पे हमने वो सर्च कर लिया, हमने कोई आइकॉन सर्च कर लिया, और उसके आइकॉन को सर्च करने के बाद हम कुछ भी इस तरीके का हम यहाँ पे ले लेते हैं, और जैसे आपको क्रिएट करना हो, और उसके बाद में इसको डाउनलोड करिए, रिसाइज कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से जो भी आपको कलर्स पसंद हो वो आप इस तरीके से करके आप बना सकते हो आसानी के साथ। एक्सपोर्ट करो, रिसाइज करो, ओके। तो यहाँ पे आईसी लॉन्चर ऑलरेडी है, क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी, बट यहाँ पे हम इमेज लेने वाले हैं। इमेज चूज करना है, इमेज हम एक चूज कर लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, हम अपने फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद में उसके बाद में डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद हमारे पास फंटूस है, फिर लोगो है, फिर लोगो के बाद आईसी लॉन्चर है, और ये हमारा काम बन गया। अब ये जब हमारा काम बन गया तो इसको आपको थोड़ा सा छोटे और बड़े के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हो। तो आपको इसको मैनेज करना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बेटर लुक आए, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं ताकि हमारा लोगो कटे ना और साइज भी परफेक्ट दिखे। तो ये हमारा साइज रहा। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद में आपका लोगो हो गया चेंज। बिल्ड कर लेना है एक, अभी तो हम बिल्ड एपीके करते हैं ताकि हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारे पास हमने जो एप्स क्रिएट किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, हम आपको अपने मोबाइल में चला के ये एप्स दिखा देंगे। और आपको अगर ओरिजिनल फाइल चाहिए जिसको प्ले स्टोर में आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जनरेट साइंड करना है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप इसमें, मुझे नहीं लगता, जैसे ही आप ऐप करोगे वहां पे जा करके आपको गूगल में क्या करना है, सिंपल तरीके से जो एपीके फाइल मिलेगी, या इस समय एंड्रॉयड बंडल मिल रहा है जो उसको अपलोड करना है,
और यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे play.google.apps.publish पे जाना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साइन अप करने के लिए $25 लगता है, $25 आप पेड करेंगे तो आपके पास अकाउंट हो जाएगा। आप अनलिमिटेड एप्स जो है यहाँ पे पब्लिश कर पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐप पब्लिश करना है। तो जहाँ से ये आपको एक काम करना है ना, यहाँ पे क्रिएट एप्स पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे क्रिएट एप्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका एप्स पब्लिश हो जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेके रखना पड़ेगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो हम बता भी देंगे कैसे एप्स पब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो एप्स है वो एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमारा एपीके फाइल एक्सपोर्ट हो गया है, हमारे में कोई बग नहीं था। और इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने मोबाइल में आपको चला के दिखाते हैं कि कैसे है। बाकी आप देख लेना मोबाइल पे सारी, इसको हम चला के एकदम साइन अप वगैरह हो करके दिखा देते हैं। ये है फनफ्यूज एपीके। और फिर मैं इम्यूलेटर इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, लैपटॉप काफी स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है तो उतने सोर्स बचे हुए नहीं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इम्यूलेटर पे हम काम फंटूस पे चलते हैं। हाँ हमने अभी किया, ये हमने अपलोड कर दिया। अब आगे देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा ऐप सही से काम कर रहा है, करेगा कि नहीं। ये हमने आ गया, हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जस्ट परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, ये हमने बदलना नहीं बताया है, टिक टिक का नाम कैसे बदला जाएगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा स्प्लैश स्क्रीन जो हमने बदला था वो परफेक्टली काम कर रहा है। और फिर ये देखिए हमारा आ गया, ये देखिए एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और एकदम पूरा साउंड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो साउंड की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसी से कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये देखिए साइन अप करना है हमें गूगल के साथ। तो जस्ट हमें क्या करना है कि हम अपने अकाउंट के साथ यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा काम नहीं कर रहा है, उसका काम है SH1 की अभी हमने जो है वहाँ पे इंसर्ट नहीं किया। यही छोटी सी बात है कि जो अभी वहाँ पे हमने नहीं किया। और हमें अभी आइकॉन हमने नहीं बदला है, हमने टिक टिक का नाम नहीं बदला है, वो हम कर लेंगे। तो ये हमारा दो काम हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने जो अभी हमने ये देखिए हमारा जो है टिक टिक का ये हमारा जो लोगो है ये सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे जब तक साइन अप नहीं होंगे हम तब तक जो है हम कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे और सर्वर में आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ये दो एरर रहे जिसको हमने देखा, अभी हम इसको फिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये दो चेंज जो हमें करने हैं वो हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आपको रेस्ट फोल्डर में जाना है, वैल्यू के अंदर एक स्ट्रिंग फाइल मिलती है, इसी में आपको चेंज कर देना है। जहाँ पे आपने अपना एडमोब लगाया था वहीं पे, और अगर आपने फेसबुक लगाया होगा यहाँ पे ही आपको अपना नाम चेंज करना है। और यहाँ पे लिख देना है अपना जो भी आपका एंड्रॉयड ऐप्स का नाम रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने फंटूस रख दिया है और ये हमने यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब इसके साथ ही पूरा काम बन गया, लेकिन हमारा काम अभी ये नहीं हुआ। हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है क्योंकि हम साइन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट की जो है रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है SH1 की हमें इंसर्ट करना। वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको ग्रेडल में जाना है। ग्रेडल यहाँ पे ऐसे दिखेगा मिलेगा, आपको ग्रेडल पे जाना है। ग्रेडल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे टास्क में, फिर एंड्रॉयड में, फिर यहाँ पे देखिए साइनिंग रिपोर्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देखिए की मिल जाएगा और ये की आपको कॉपी कर लेना है, यही SH1 की है। और इसको जैसे ही आपको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, आपका परफेक्टली काम हो गया।
आपका काम पूरा बन गया। 2 एरर्स थे, दोनों एरर हमने फिक्स कर दिए। अब हम फिर से अपना एपीके फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। जस्ट आपको करना क्या है, हम फिर से क्या काम करते हैं, बिल्ड में जाते हैं और एक एपीके फाइल एक्सपोर्ट करते हैं। जब हमारा ऐप्स एकदम परफेक्टली वर्क करने लगे तो आपको आगे काम बढ़ाना है कि हाँ अब हमें ऐप स्टोर में पब्लिश करना चाहिए। इसी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में इसी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में आपको एक काम और कर लेना है कि जब भी कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए अ, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अगर आपको कुछ संशोधन करना है तो यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए ये आपके ऐप्स का तो नाम है नहीं, तो यहाँ पे जो ऐप्स का नाम है उसको आपको रखना है और उसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स में दिखा सकते हो। बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये हमारा जो एपीके फाइल था वो एक्सपोर्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने एपीके फाइल को लेते हैं। तो हमारा फंटूस में था और फिर हम चलते हैं अपने टिक में और फिर यहाँ पे चलते हैं और फिर हम ऐप में चलते हैं और फिर हम बिल्ड में चलते हैं और फिर हम आउटपुट में देखते हैं एपीके फाइल डीबग में चलते हैं और ये हमारा अभी लेटेस्ट तैयार हुआ है। तो इसको अभी हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो चलिए हमने सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर दी। जो 2 प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमने एपीके फाइल जो एक्सपोर्ट किया है उसको देखते हैं उसमें क्या है ऐसा। तो हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया और इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लिया और ओपन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा कहाँ पे फाइल है और फिर देखते हैं ये है और इसको ओपन करते हैं और हमारा स्प्लैश स्क्रीन एकदम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। नाम भी चेंज हो चुका है। तो ये देखिए नाम आपका चेंज हो चुका है। अगर हम लॉगिन करें तो बिल्कुल आप परफेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। ऑलरेडी मैंने अभी एक अकाउंट क्रिएट कर दिया था चेक करने से पहले, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वीडियो जो है डीयू रिकॉर्डर को ऐसे मैंने ख़त्म किया, वो ख़त्म हो गया तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा वो काम। तो ये हो गया, हमने अभी किया, इसमें वीडियो अपलोड वगैरह हो रहे हैं, सब परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने ये देखिए 3 वीडियो किया था, सॉरी ये तो दूसरा अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर अब दूसरे अकाउंट से लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब साइन अप हो जाता है तो कुकीज़ को क्लियर करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये रहा। और अगर आप इसमें मान लीजिए इसमें हम फिर से वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको फाइल्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ से फोल्डर में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो है यहाँ से आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा और यहाँ से लिखने के बाद कोई डुएट अगर करना चाहता है आपके साथ कर सकता है इस साउंड के साथ, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आने लगा, तो आप अपलोड में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपकी फ़ाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गई। फाइनली ये देखिए आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई। अभी तक हमने जो किया वो देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। एड्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐड मोड का अकाउंट अभी हमारा नया है, तो परफेक्टली दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल कहते स्टार्ट हो गया, तो ऐड मोड भी चल गया। यहाँ पे देखेंगे ऐड भी आएगा, नोटिफिकेशंस भी आएगी। आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स लाइक कर दिया हमने और यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया, तो बिल्कुल ये हमारा काम बन गया। यहाँ पे देखिए आपकी एक लाइक वीडियो है और फॉलोवर जो भी समथिंग होता है वो होता है। इतना ही सोर्स कोड में था जो कि हमने बता दिया। आगे हम एडमिन पैनल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसमें क्या सावधानी बरतनी है, आगे फिर हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। चलिए इसको अब की बार बड़े ध्यान से, क्योंकि 2 बार हो चुका है, इसको हमें करना है। चलिए ये रहा हमारा एडमिन पैनल। दोस्तों एडमिन पैनल को देखेंगे तो आपको पोर्टल पे जाना है। पोर्टल से यहीं से आपको सारे काम करने हैं। अब इसके अंदर आपको कैसे चेंज करने हैं, थोड़ा सा HTML थोड़ा सा जानकारी अगर है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अरुण के नाम से और एक हमारा EPSSC वाला है, वो दोनों के नाम से हमने एक साइन अप किया था, तो यहाँ पे यूजर आ गए। यहाँ पे अगर हम साउंड की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 वीडियो है, तो 4 साउंड हो चुके हैं। ऑल वीडियोस की अगर बात करें तो 4-5 वीडियो भी होगी, तो यहाँ पे 5 वीडियो है। 3 वीडियो और उनके नाम से यहाँ पे है और एक अभी जो हमने किया है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने वीडियोस हैं। अगर कोई यूजर जो है वेरिफिकेशन के लिए अपनी डिटेल भेजेगा तो वहां पे होगा, यहाँ से आप वेरीफाई कर पाओगे। यहाँ पे अभी तो आपका पासवर्ड 123456 है, इसको आपको चेंज कर लेना है 123456, और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपना टिप कर देना, अपडेट कर देना है, आपका डेटाबेस सक्सेसफुली हो गया और आपका काम बन गया। तो इस तरीके से आपका काम बन गया। और यहाँ पे एसएसएल वगैरह जो जैसे मैनुअली होता है वो सब कुछ आप देख सकते हो। आई होप मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी। कोई बात हो तो कमेंट करिए, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर के बारे में अगर आपको जानना है कि इसमें ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो प्लीज भाई वो उनसे पूछिए जिनका ये सोर्स कोड है, टिक टिक का सोर्स कोड है, वो चीजें उनसे पूछे। केवल मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई बग है, कोई एरर्स है, या फिर इस सोर्स कोड में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपके होस्टिंग से संबंधित, या यहाँ पे आप जो मैनेज कर रहे हैं ड्रॉ स्टूडियो में उससे संबंधित, उसी में हेल्प हो। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, किन किन चीजों का सावधानी बरतना है, और कैसे आप एक अच्छा सा ऐप रन करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।